हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना होम साइंस का एक और टॉपिक। होम साइंस में हमारा हेल्थ का सेशन चल रहा है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संक्रामक रोग के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैंने और भी रोग आपको बताया है, आगे डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग चेचक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। मुझे एक कमेंट आया था कि मैम, जितनी देर मैं वीडियो देखती हूँ उतनी ही देर मोटिवेशन होता है, उतनी ही देर मुझे हिम्मत मिलती है, उसके बाद फिर जो है उतना फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो कहने का ये है कि आपको पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है, या फिर आप अपने पढ़ाई के लिए, अपने टारगेट के लिए सीरियस नहीं है। तो सबसे पहले आप सीरियस हो जाइए कि नहीं, इस बार की भर्ती में, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या एलटी हो, मुझे इस बार की भर्ती में एक सीट अपने लिए चाहिए ही चाहिए। जब तक आप एकदम स्ट्रांग डिसीजन लेके एकदम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। तो ये ध्यान रखिए। और एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे, जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप ये सोचिए कि मेरा फ्यूचर मुझसे सवाल न करे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप आने वाले समय में जाएंगे तो आप ये ना सोचे कि काश उस समय मैं, मुझे समय था, मेरे पास सब कुछ था, काश उस समय मैंने थोड़ी पढ़ाई कर ली होती तो आज ऐसा नहीं होता। तो ये जो काश वर्ड है ना फ्रेंड्स, काश वर्ड, इसको आप लोग हटा दीजिए। तो जो है अभी ही करनी है, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अगली भर्ती में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यही भर्ती है, यही फाइनल भर्ती है, ये मान के आप अपना एकदम जी जान लगा दीजिए, अपना पूरा 100% दीजिए। चीज़ें कैसे नहीं होंगी, हिम्मत कैसे नहीं आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम सीरियस है। बाहर क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, इन सबको आप भूल जाइए। जब तक आप इन सबको भूल के साइड में नहीं रखेंगे, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को जब तक आप प्रायोरिटी नहीं देंगे, कोई भी आपको नहीं समझेगा। ठीक है, अगर कल की डेट में आपकी नौकरी लग गई, आपकी सर्विस लग गई, तो यही जो लोग आपको जो पीछे की तरफ खींच रहे हैं, वही आपको सपोर्ट करके आगे की तरफ ले जाएंगे। तो अभी किसी भी तरीके से सब कुछ इग्नोर करके आप सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करिए, अपने लिए एक सीट यहाँ से निकालिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो हिम्मत केवल मेरी वीडियो तक ही सीमित मत रखिए। हिम्मत मैं देती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं मोटिवेट करती रहती हूँ, जिससे कि आप लोग जो है बराबर पढ़ाई करते रहें। थोड़ा सा ही पढ़े, लेकिन डेली पढ़े। ठीक, कंटिन्यू जो होता है वो बंद नहीं होना चाहिए। अगर गैप कर देंगे तो दूसरे दिन आलस लगेगा, तीसरे दिन थोड़ा और आलस हो जाएगा कि आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता, बट एक दिन जरूर होता है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इसके लिए आपको अभी से थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं लाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाती हूँ। मतलब डिटेल तो पढ़ाती हूँ, बट लेंदी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। आप अपनी भी सेल्फ स्टडी करिए, कुछ मेरे वीडियोस देखिए, फिर उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल कर अपनी सेल्फ स्टडी करिए। ठीक है, ये तो एक था कमेंट। एक कमेंट और था कि मैम आप पीजीटी की तैयारी क्यों नहीं कराती। तो फ्रेंड्स देखिए, पीजीटी में क्या है, पीजीटी थोड़ा सा उसका लेवल हाई हो जाता है। पीजीटी की मैंने पेपर प्रीवियस ईयर का देखा है, उसमें क्या है, चीज़ें जो है पीजी लेवल की आ जाती है। अभी मैंने टीजीटी और एलटी के लिए क्या कहा था कि आप 11th 12th और ग्रेजुएशन को टच करिए। इतना ही आप करेंगे तब भी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर पीजी के लिए थोड़ा सा अलग मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा पीजी लेवल तक जाना पड़ता है, यानी आपकी एमए के सब्जेक्ट। और एमए हम लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से करते हैं। आप लोगों को पता होगा, एमए सिर्फ एक सब्जेक्ट से, और एक मतलब कि सिर्फ होम साइंस की एक ब्रांच से ही हम लोग एक बार में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, और 5 ब्रांच करने का मतलब कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना। तो पीजीटी के लिए आप लोग मेरी वीडियो तो देखिए ही देखिए, साथ ही जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा करें, तभी चीज़ें होंगी। बाकी 11th 12th और ग्रेजुएशन तो मैं कंप्लीट कराऊंगी ही कराऊंगी, और मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो है पीजीटी इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सारे डाउट क्लियर हो गए, तो आगे बढ़े। अगर आप लोगों को ऐसी और भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, बिल्कुल आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर मेरे पास सॉल्यूशन हुआ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है, नहीं होगा तो मैं संडे एक दिन रखूंगी, जिसमें कि इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं
आप लोगों के प्रॉब्लम से रिलेटेड कि नहीं हो रहा है, कैसे होगा, इस तरीके के क्वेश्चन को मैं संडे को सॉल्व करूंगी। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपको इस सब चीज़ों के जवाब दूंगी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें आज का पॉइंट। तो आज हम लोग संक्रामक रोग के सेशन में आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे चिकन पॉक्स, जिसे कि माता, छोटी माता या बड़ी माता या फिर चेचक भी कहते हैं। मैंने चीज़ें वही मेंशन की है यहाँ पे जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अदरवाइज चैप्टर जो है वो बहुत ही लेंदी है, लेकिन मैंने वही चीज़ें यहाँ मेंशन की है जिससे कि क्वेश्चन निकाल के एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है। चेचक क्या है, एक संक्रामक रोग है, अति तीव्र संक्रामक रोग है। इसका कारण देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका कारण, ये वायरस का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण क्या है, वेरियोला वायरस, यानी वेरियोला विषाणु द्वारा यह फैलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया द्वारा यानी जीवाणु द्वारा नहीं फैलता। यह किससे फैलता है, तो यह विषाणु द्वारा फैलता है। कौन से विषाणु, वेरियोला वायरस द्वारा यह फैलता है। अब देखिए आगे ये बढ़ता कैसे थे, देखिए ये वायु द्वारा, ये कैसा रोग है, यह वायु जनित रोग है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने भोजन और जल जनित रोगों को देखा था। आज हम लोग देखेंगे वायु जनित रोग, यानी जो चेचक है क्या है, यह एक वायु जनित रोग है, यानी वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो देखिए ये कैसे फैलता है, तो रोगी के श्वास से, खांसी से और छींक से, यानी जब रोगी खांसता है, छींकता है, सांस लेता है, तो क्या उसके जो रोगाणु होते हैं, जो रोग के रोगाणु होते हैं, वो वातावरण है, वायु में इधर उधर विचरण करने लगते हैं। और जब स्वस्थ मनुष्य वही वायु को ग्रहण करता है तो इसके वायरस जो है वह एंटर कर जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे इसकी संप्राप्ति काल, यानी कि संप्राप्ति काल का मतलब उद्भव काल क्या है, तो 10 से 12 दिन इसका उद्भव काल, यानी जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, तो लगभग 10 से 12, कभी कभी 12 से 15 दिन तक भी चलता है। तो अगर एग्जाम में 10 से 12 न दिया रहे, अगर 12 से 15 या 10 से 15 दिया रहे, तब भी आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 से 12 दिया है तो आप इसी को टिक करिएगा, क्योंकि बुक में यही दिया है 10 से 12। ठीक है, तो उद्भव काल कितना है, 10 से 12। कहने का मतलब ये है कि जब जो वायरस है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो 10 से 12 दिन तक वह अपने आप को हमारी बॉडी के अनुकूल बनाता है, जिससे कि वह पनप सके। अगर हमारी बॉडी के अंदर उसको अनुकूल वातावरण मिल गया तो वो क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा। अगर प्रतिकूल वातावरण मिला तो क्या होगा, वह नष्ट हो जाएगा। इसी कारण 10 से 12 दिन पहले वह अपने अनुकूल वातावरण निर्मित करता है, तब जो है उसका प्रकोप हमारी बॉडी पर दिखाई देता है। तो देखिए इसके लक्षण क्या है, लक्षण है छींके आना, नाक से पानी निकलना और ज्वर आना। यानी कि कहने का मतलब कि जो इसका लक्षण है, सबसे पहले तो सर्दी जुकाम वाला इसके लक्षण होते हैं। सर्दी जुकाम वाले, बेचैनी होती है, पूरे बॉडी में जो वो दर्द बना रहता है। यह क्रिया लगभग कितने दिन चलेगी, यानी जो छींक आना, नाक से पानी निकलना और बुखार आना, यह क्रिया लगभग 3 दिन तक जो है व्यक्ति के शरीर में होती है। तीसरे दिन से क्या होता है, यानी तीसरे दिन से शरीर पर लाल दाने दिखाई देने लगते हैं। यह इसका जो है मेन लक्षण है कि तीसरे दिन से इसके शरीर में लाल दाने दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए इसका उपचार कैसे, तो सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाइए। अगर इस तरीके का सिम्टम्स है तो क्या, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर को दिखाने के बाद देखिए रोगी को अलग साफ सुथरे कमरे में रखें, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि रोगी को अदर यानी दूसरे लोगों के संपर्क में न आने दिया जाए। इसके लिए रोगी को अलग, वो भी साफ और सुथरा, साफ स्वच्छ कमरे में इसको रखना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया जो है वह फैले नहीं। बच्चों के संपर्क में ना आने दे, बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चों को यह सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। जो चेचक की जो है बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो इसीलिए इससे बच्चों को, जिस व्यक्ति को हो जाए उस कमरे में बच्चों को ना आने दिया जाए। ठीक है, डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर जो है वो मेडिसिन ले। ठीक है, अब इसके देखते हैं टीके का आविष्कार। यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे कि इसका जो टीके का आविष्कार, यानी चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया था। किसके टीके का आविष्कार, तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए कि जो राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1962 ईस्वी में। और
23 अप्रैल 1977 को देश को चेचक से मुक्त यानी चेचक मुक्त के उन्मूलन की घोषणा जो है वह कर दी गई। यानी कि कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो 1962 में प्रारंभ किया गया था और 1977 को देश को चेचक के उन्मूलन की, चेचक मुक्त जो है चेचक मुक्त हो गया है, इसकी घोषणा 1977 को कर दी गई थी। तो ये हो गए चेचक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा रोग को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे खसरा, ठीक है, जिसे कि मीजल्स भी कहते हैं। ये कैसे होता है, तो देखिए चेचक का ही हल्का रूप है। ये क्या है, यह चेचक का ही हल्का रूप है। क्या, खसरा। खसरा चेचक का ही हल्का रूप है। ध्यान दीजिए कि ये 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों में ही अधिक होता है, युवकों और वृद्धों में यह नहीं होता है। तो खसरा मेनली किसको इफेक्ट करता है, तो बच्चों को इफेक्ट करता है। तो बच्चों को कहाँ इफेक्ट करता है, तो बच्चों को गले में इफेक्ट करता है। ध्यान समझिएगा, गले में इफेक्ट करता है। कारण देखिए, यह फैलता है वायरस द्वारा। खसरा जो है यह एक विषाणु जनित रोग है और वायु द्वारा यह फैलता है। वायरस द्वारा फैलता है और वायु से फैलता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको देखते हैं संप्राप्ति काल, यानी इसके उद्भव काल क्या होती है, तो 10 से 12 दिन या फिर 10 से 14 दिन तक भी इसका उद्भव काल है। यानी कि इतने दिन तक क्या वायरस जो है बॉडी में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। लक्षण, जाड़ा लगकर बुखार आना, यानी कि जाड़ा पहले ठंडी देकर बुखार आना, खांसी और छींक, यानी जो लक्षण हमने चेचक में डिस्कस किया था वही लक्षण इसके भी है। और देखिए 4 से 5 दिन बाद शरीर पर छोटे दाने आने लगते हैं। यानी कि जो सर्दी खांसी का जो लक्षण है वह कम से कम 3 से 4 दिन रहता है और उसके बाद तब जो है वायरस अपना रूप दिखाने लगता है और शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने दिखाई देने लगते हैं। जो चेचक में क्या था कि दाने जो है तो बड़े होते हैं, उसमें पस आता है, लेकिन जो खसरे के दाने होते हैं वह बहुत ही छोटे छोटे होते हैं लेकिन घने होते हैं। देखिए चेचक के जो दाने होते हैं वह बड़े बड़े दूर दूर होते हैं और उनमें पस होता है, लेकिन जो खसरे के दाने होते हैं वह घने होते हैं लेकिन हमारे शरीर में बहुत ही पास पास होते हैं, उनमें पस जो है वह नहीं पाया जाता है। ये है इसका डिफरेंस, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसीलिए जो खसरे को है चेचक का ही छोटा रूप माना गया है। ये लक्षण हो गया। अब देखिए उपचार, सबसे पहले तो अगर इस तरीके का लक्षण आए तो डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है, डॉक्टर को दिखाइए और उसके बाद खुद से भी प्राथमिक उपचार करिए। यानी कि जो बच्चा है, यानी जिसे ये खसरा हो गया है, उसको कहीं आने जाने न दे, लोगों से संपर्क कराना उसका बंद कर दे, उसे अलग बर्तन में खाना दे, ठीक है, उसके मल मूत्र को भी संक्रमित करे, इधर उधर न फेंके, नहीं तो जो वायरस होते हैं वह मल मूत्र से जो है हवा में विचरण करने लगेंगे और फिर जो एक स्वस्थ व्यक्ति है यानी स्वस्थ बच्चे को भी जो है वह ये विषाणु जो है उसके बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे। उसके कपड़े यानी बच्चे का जो कपड़ा होता है उसको भी अलग से धोएं, उसको पूरी तरीके से आराम और पौष्टिक आहार दें। कहने का मतलब यह है कि उसको अलग कमरे में रखें, उसकी पूरी तरीके से देखभाल करें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस यानी खसरे की बीमारी में कौन सा इंजेक्शन जो है लगाया जाता है, तो गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन जो है वह खसरे की बीमारी में लगाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है खसरे से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक यहाँ तक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक और रोग को हम देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्षय रोग, जिसे कि टीबी भी कहते हैं। मैंने बहुत ही छोटे में यहाँ पर आप लोगों को ये मैटर प्रोवाइड कराया है, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्षय रोग, जिसका कि अन्य नाम क्या है, तपेदिक क्षय रोग तो है ही, टीबी, राज्य क्षमा और मृत्यु का कप्तान। ध्यान दीजिएगा कि मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहा जाता है, तो टीबी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, रोगी की मृत्यु यानी कि जब यह रोग हो जाता है तो क्या ये धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर जो है वह अपनी जड़ें फैलाता है, अपने आप को विस्तार करता है, जिससे कि धीरे धीरे व्यक्ति अगर उसका इलाज नहीं करता, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता है, ठीक से उसकी मतलब कि डॉक्टर को नहीं दिखाएगा, लापरवाही करेगा, तो इससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इसे मृत्यु का